Hello guys, welcome to the channel H2O the A to Z of Chemistry। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम द कोर्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हैं दो ग्रुप के एलिमेंट्स, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अभी लेक्चर नंबर 4 में हम अभी अल्कली मेटल्स को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। और अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो है इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो प्लीज वो लेक्चर आपने जरूर देखे हुए इन लेक्चर को देखने से पहले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्कली मेटल्स जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं इन नेचर, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज का ये जो लेक्चर है, ये आज के लेक्चर के डिस्कशन पूरी नहीं हो पाएगी। हम इसको 2 लेक्चर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों 2 लेक्चर्स में अंडरस्टैंड करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। जैसे कि हम आज पहली जो प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे वो है कि अल्कली मेटल्स कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करते हैं ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स। तो हम साथ ही में उन ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स के भी कंसेप्ट को, उनके अंदर जो ट्रेंड्स हैं उनको भी साथ साथ में अंडरस्टैंड करते जाएंगे। इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मगर वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसलिए हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, सो दैट कि आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज क्या अंडरस्टैंड करनी है, वो ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये अल्कली मेटल्स इतने रिएक्टिव एलिमेंट्स क्यों हैं। तो वेल ये रिएक्टिव एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि नंबर 1 इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो है, ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इनकी जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है वो भी बहुत लो है। तो मेटल के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड्स हैं, उन मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत आसान है। इनके जो मेटालिक बॉन्ड्स हैं वो वीक बॉन्ड्स हैं, इसलिए लो हीट ऑफ एटमाइजेशन, तो ये रिएक्टिव ज्यादा हो गए। और साथ ही में हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन है। तो जब हम इनको हाइड्रेट करते हैं, सॉल्वेट करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वेल ये बहुत आसानी से वाटर के साथ हाइड्रेट हो जाते हैं और उस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इन सब चीजों को हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में डिस्कस किया है। सो आई होप आप लोग इनको अच्छे से समझते हैं। और इनकी जो रिएक्टिविटी है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। वेल सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद, वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहले आपको ब्रीफली समझाती हूँ कि इसमें होगा क्या, और फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हम इन एलिमेंट्स को moderately हीट करते हैं in a limited air supply, they form the corresponding normal oxides, that is M2O। ठीक है, तो अब हमने इनको कैसे हीट किया है, मॉडरेटली हीट किया है और लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई दी है। हमने इनको ऐसे नहीं है कि बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, थोड़ी सी ऑक्सीजन दी और सारे के सारे अल्कली मेटल्स फॉर्म करेंगे M2O, दैट इज द नॉर्मल मोनोऑक्साइड। ठीक है, मगर अगर हम इनको बर्न करें फ्रीली इन एयर, या आप उसको कहो कि ऑक्सीजन में आप इसको बहुत सप्लाई दे रहे हो ऑक्सीजन की, तो तब क्या ये फॉर्म करेंगे, वेल तब इनका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा। लिथियम सिर्फ अपना मोनोऑक्साइड ही फॉर्म करेगा, दैट इज Li2O, राइट। सोडियम अपना पेरोक्साइड फॉर्म करेगा, दैट इज Na2O2। और बाकी के जो मेटल्स हैं, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, वो फॉर्म करेंगे अपने सुपर ऑक्साइड्स, दैट इज MO2। तो पोटाशियम फॉर्म करेगा KO2, रुबीडियम फॉर्म करेगा RbO2, सीजियम फॉर्म करेगा CSO2, सीजियम विल बी CSO2। ठीक है, तो ये अपने सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अब जो सुपर ऑक्साइड आयन है वो क्या बनेगा, O2 नेगेटिव, राइट। तो अल्कली मेटल पे हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए O2
-1 बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड आयन। ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है ये सिर्फ स्टेबल होता है इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज केटायंस लाइक पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। इसलिए हम देखते हैं कि सिर्फ पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम अपने सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, लिथियम और सोडियम नहीं फॉर्म करते हैं। सोडियम के केस में हम थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड देख सकते हैं, बट लिथियम तो सुपर ऑक्साइड फॉर्म ही नहीं करता। ठीक है, सो ऑक्साइड्स ये जो अल्कली मेटल्स के हैं वो सब क्या है, आयनिक इन नेचर। तो चलिए अब एक एक करके हम इन इंडिविजुअल अल्कली मेटल्स की रिएक्शंस देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले लिथियम को स्टडी करते हैं। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट फॉर्म करेगा Li2O, दैट इज लिथियम मोनोऑक्साइड। और लिथियम सिर्फ अपना मोनोऑक्साइड ही फॉर्म करता है। कुछ लिमिटेड एक्सटेंट पे आप कह सकते हैं कि लिथियम पेरोक्साइड भी फॉर्म होता है, बट जनरली वो लिथियम मोनोऑक्साइड ही फॉर्म करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो हायर ऑक्साइड्स को नहीं फॉर्म करता? वेल, उसका रीजन ये है कि लिथियम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो इसके लिए इसके आसपास जो पॉजिटिव चार्ज है उसका फील्ड बहुत स्ट्रांग है। तो पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीजन के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये इसको और ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म करने देता। ठीक है, अगर हम बाकी के केसेस में देखेंगे तो लिथियम से सोडियम जाएंगे, पोटाशियम जाएंगे, तो वो साइज बढ़ता जाएगा। वो साइज बढ़ता जाएगा तो इसका अपना पॉजिटिव चार्ज एक लार्जर एरिया पे डिस्पर्स होगा। लार्जर एरिया पे डिस्पर्स होगा तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। मगर लिथियम के केस में छोटे साइज की वजह से जो पॉजिटिव फील्ड है उसके अराउंड वो स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कंप्लीटली अपनी तरफ होल्ड करके रख सकता है, वो उसको स्प्रेड नहीं होने देता। इसलिए लिथियम क्या फॉर्म करेगा, सिर्फ अपना मोनोऑक्साइड। ठीक, अब ये जो लिथियम ऑक्साइड है अगेन ये आयनिक इन नेचर होगा, और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हो कि Li2 अगर ब्रेक करेंगे हम इसको आयंस में तो इट विल बी फॉर्मिंग Li पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्साइड आयन। ओके, और ये जो ऑक्साइड आयन है दिस इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। सो Li2 इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है सोडियम। तो सोडियम अगेन अगर लिमिटेड एयर सप्लाई होगा उसमें हम इसको हीट करेंगे तो ये नॉर्मल ऑक्साइड ही फॉर्म करेगा, जैसे कि सब अल्कली मेटल्स करेंगे। तो Na+O2 विल बी फॉर्मिंग Na2 सोडियम ऑक्साइड और सोडियम मोनोऑक्साइड। मगर अगर हम इसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये फॉर्म करेगा सोडियम पेरोक्साइड, दैट इज Na2O2। अब ये मोनोऑक्साइड क्यों नहीं फॉर्म कर रहा, सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं फॉर्म कर रहा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो लिथियम का जो साइज था वो था छोटा, इसलिए उस पे जो पॉजिटिव चार्ज था या पॉजिटिव फील्ड थी इसके अराउंड वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसने ऑक्सीजन को अपनी तरफ पूरे नेगेटिव चार्ज को अच्छे से अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, मगर अब जब सोडियम का जो आयन आया उसका साइज कितना हो गया, लिथियम के कंपैरिजन में बड़ा, राइट। मगर ये पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा, क्योंकि सबके ऊपर जब भी अल्कली मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो चार्ज उतना ही है, साइज बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि जो इसकी फील्ड होगी वो वीकर होगी इन कंपैरिजन टू द लिथियम आयन। तो अब ये जब ऑक्सीजन के O2 नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, एक और एटम के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ। तो ये भी ऑक्सीजन का एटम, ये भी ऑक्सीजन का एटम, ये था सोडियम का एटम, ये हो गया सोडियम आयन, ये था ऑक्साइड आयन। अब इस ऑक्साइड आयन ने एक और ऑक्सीजन के एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और अपना नेगेटिव चार्ज उसको भी थोड़ा सा दे दिया। इस पे भी -1 चार्ज आ गया, इस पे भी -1 चार्ज आ गया। अब ये जो -1 वाला चार्ज वाला ऑक्सीजन है ये एक और सोडियम के आयन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरीके से बनेगा Na2O2। ठीक है, तो सोडियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोडियम, और हर एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, और ये जो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन होता है उसे हम बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज।
ठीक है, जब भी दो ऑक्सीजन के एटम एक सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड होंगे हम उसे बोलेंगे परऑक्सी लिंकेज, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज। ऑलराइट, सो इस तरीके से जो सोडियम है वो परऑक्साइड को फॉर्म करता है। अब ये परऑक्साइड ही क्यों फॉर्म करता है, ये सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि सोडियम का साइज अभी भी बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए वो अभी भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स रखे हुए है और वो ऑक्सीजन को आके परऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करने देता। ओके, Please do remember again Na2O2 this will be diamagnetic. So I hope आप लोग जानते हो कि इसको कैसे निकालते हैं। अभी आपको एक जल्दी से ट्रिक भी बता दूंगी कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसके लिखनी पड़ेगी सारी MOT के अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो वो सब्सटेंस क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम पे। तो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम अगेन अगर लिमिटेड एयर सप्लाई होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, जैसे कि के, और पोटेशियम और ऑक्सीजन मिलके फॉर्म करेंगे K2O। मगर अगर हम इन्हें एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। M+O2 विल बी फॉर्मिंग MO2, और ये M क्या कुछ हो सकता है, वो हो सकता है पोटेशियम, रुबीडियम या सीजियम। लिथियम या सोडियम सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं कर सकते, और अब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि वो अपने सुपर ऑक्साइड्स क्यों नहीं फॉर्म कर सकते। So positive field around K positive, Rb positive and cesium positive is too weak to prevent the conversion of the peroxide ion into the superoxide ion. तो superoxide ion क्या होगा, O2 -1। तो दो ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ यहाँ पे -0.5 चार्ज रह जाएगा, तो और भी ज्यादा चार्ज इस पे कम हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड आयन बन गया। और वो सुपर ऑक्साइड आयन क्यों बना, वो इसलिए बना क्योंकि पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम पे ऊपर जो प्लस चार्ज था वो अब साइज बड़ा होने की वजह से इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। सुपर ऑक्साइड आयन, ये अगर आप इसके MOT के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे O2 -1 की, तो आप देखोगे कि वहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो देयरफॉर सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होगा, ये कलर्ड भी होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। येलो कलर हम देखते हैं Na2O2 में, चाहे वो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं भी प्रेजेंट होता, तो उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि Na2O2 भी थोड़ा सा येलो कलर शो करता है। तो अब हमारे पास आ गया एक हैवेनाइट सेक्शन। लेक्चर अभी फिनिश नहीं हुआ है, मगर इस डिस्कशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको प्लीज अपनी सेपरेट नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फाइनल प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आपने उनको अलग से पहले ही लिखा हुआ होगा। तो हमारे पास अगर अल्कली मेटल है और वो ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में रिएक्ट कर रहा है तो सारे के सारे अल्कली मेटल्स फॉर्म करेंगे M2O। मगर अगर एक्सेस हेयर है और फिर भी M2O फॉर्म हो रहा है तो वो मेटल क्या होगा, लिथियम। ठीक है, और अगर वो परऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो वो होगा सोडियम, और अगर वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो वो होगा पोटेशियम, रुबीडियम या सीजियम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसे कि आपको याद रखना है। ये क्लूज है जो कि आपको अगर पैसेज वाले क्वेश्चंस आए वहां पे बहुत हेल्पफुल है। इन ऑल दीज कंपाउंड्स अल्कली मेटल्स हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसलिए जो M2O है उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्साइड आयन फॉर्म करेगा। O2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की, -2। M2O2 में क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड आयन, O2 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और MO2 सुपर ऑक्साइड में
आयन क्या होगा O2 नेगेटिव और एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर -0.5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ होनी चाहिए। ट्रिक टू फाइंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर, इसे मैंने अपने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में भी दिया था। अगर आप लोगों ने वहां पे इसको स्टडी नहीं किया है या आपको ये ट्रिक नहीं आती है तो वेल आपको जल्दी से बता देती हूँ। डिटेल्स अगर आपको चाहिए है तो आप मेरे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में उसको देख सकते हो। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होता है, अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर वो इवन होता है तो वो जो सब्सटेंस होगी वो क्या होगी, डायमैग्नेटिक। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होगा तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्शन 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए और 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, जो कि इवन नंबर होने की बावजूद क्या होंगे, हमेशा पैरामैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे अगर पेरोक्साइड आयन देखेंगे तो पेरोक्साइड आयन इज O2 2-, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर है इसलिए ये होगा डायमैग्नेटिक। और O2- सुपर ऑक्साइड आयन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, दैट इज रिएक्शन विद एयर। अब आप कहोगे कि रिएक्शन विद एयर और रिएक्शन विद ऑक्सीजन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। बट प्लीज डू रिमेम्बर कि एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो सकता है, तो वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें जब अल्कली मेटल्स को एयर के साथ रिएक्ट करना है तो इन कंसिडरेशंस को याद रखना है कि जो एयर है वो ड्राई एयर है, एयर जो है वो मॉइस्ट एयर है और उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो प्लीज डू रिमेम्बर कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है, तो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम एयर में इसको हीट करेंगे, किसी भी अल्कली मेटल को एक्सेस में हीट कर रहे हो तो अगेन क्या होगा, लिथियम अपना मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा दैट इज Li2O, सोडियम अपना पेरोक्साइड फॉर्म करेगा दैट इज Na2O2, और बाकी के तीनों मेटल्स अपने सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। लिथियम अपने ऑक्साइड के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पेरोक्साइड भी फॉर्म कर लेता है, सोडियम अपने पेरोक्साइड के साथ थोड़ी सी प्रोपोर्शन में सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म कर लेता है। मगर अगर आप मेजर प्रोडक्ट की बात करोगे तो सोडियम के लिए पेरोक्साइड और लिथियम के लिए मोनोऑक्साइड। अगर प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंडीशंस में हम ये रिएक्शंस को प्रोसीड कराएं तो हम इनके प्योर कंपाउंड्स को आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब ये जो पेरोक्साइड आयंस हैं, सुपर ऑक्साइड आयंस हैं, ये लार्ज आयंस हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, क्योंकि मेटल का आयन इंक्रीज करेगा और इनका अपना आयन भी बड़े साइज का होता है, तो लार्ज आयंस एक दूसरे को स्टेबलाइज कर सकते हैं बेटर थ्रू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स। ठीक है, तो इनकी पेरोक्साइड्स की और सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी दिस विल बी इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अल्कली मेटल सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, इसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, मगर ये टार्निश कर जाते हैं, डल ग्रे कलर से क्यों हो जाते हैं, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं और वो ऑक्साइड की लेयर बनने से उनका जो ऊपर सरफेस होती है वो उतनी शाइनी नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको केरोसिन के अंडर रखते हैं, इसलिए कि वो अपनी ऑक्साइड लेयर्स फॉर्म करके शाइनी सरफेस को लूज ना कर सके। ठीक है, सो बहुत फ्रिक्वेंटली आपको एग्जामिनेशन में इन ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी को अरेंज करना आएगा। तो वहां पे आप उसको कैसे करोगे, मैंने आपको अभी बताया कि जो स्टेबिलिटी है पेरोक्साइड्स की और सुपर ऑक्साइड्स की वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे मेटल का आयन इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ द लार्ज एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द लार्जर केटायन। तो ऑर्डर क्या है केटायंस का, वेल डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, सो लिथियम से सीजियम साइज केटायन का इंक्रीज करेगा। और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको क्या मालूम है कि ये जो एनायंस है ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, वेल इन ऑर्डर ऑफ साइज होगा सबसे छोटा ऑक्साइड आयन,
फिर उसके बाद परऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड, और यहाँ पे एक और आयन लिखा है दैट इज O3 नेगेटिव। अब ये जो O3 नेगेटिव है ये है ओजोनाइड आयन जो कि ओजोन से बना है। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं एनटीए के मॉक टेस्ट को स्कैन कर रही थी तो उसमें वहां पे एक पोटाशियम ओजोनाइड पे क्वेश्चन था, आपको बताती हूँ अभी वो भी क्या था, बट इसलिए हमने यहाँ पे इसका भी साइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। तो सबसे बड़ा है ओजोनाइड आयन, फिर सुपर ऑक्साइड, फिर परऑक्साइड, और सबसे छोटा ऑक्साइड आयन है। ओके, अब हमें क्या करना है, इनके ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, ओजोनाइड्स को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो उसके लिए आप हमेशा क्या याद रखना कि फ्रेंडशिप इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स। अगर आप एक प्लेग्राउंड में जाके बच्चों को खेलते हुए देखोगे तो आप हमेशा ऐसा देखोगे कि एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है, एक बहुत बड़े वाला बच्चा दूसरे बड़े बच्चे के साथ खेल रहा है। ऐसा जनरली नहीं आप देखोगे कि एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा खेल रहा है अनलेस उनके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो, राइट। तो अगर उनको अपने बराबर के बच्चे मिलेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही खेलेंगे, छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़ा के साथ। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे स्टेबिलिटी का भी वही टेंडेंसी होगी। अगर एक छोटा केटायन होगा तो वो एक छोटे एनायन के साथ कंबाइन करके खुश रहेगा, और एक बड़ा केटायन जो होगा वो एक बड़े एनायन के साथ कंबाइन करके खुश होगा। इसलिए हमारे पास जो ऑक्साइड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, Li2O विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि लिथियम का आयन भी छोटा और ऑक्साइड आयन भी छोटा, तो छोटा छोटे के साथ कंबाइन करेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, और स्टेबिलिटी लिथियम से सीजियम जाते हुए डिक्रीज करेगी। मगर अगर हम परऑक्साइड आयन पे चले जाएंगे तो परऑक्साइड आयन हो गया बड़ा, इसलिए वो सीजियम आयन के साथ ज्यादा स्टेबल रहेगा, राइट। तो लिथियम से सीजियम जाते हुए स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और इसीलिए बिल्कुल वैसे ही सुपर ऑक्साइड आयन का भी ऐसे ही ट्रेंड रहेगा, और ओजोनाइड आयंस के साथ भी बिल्कुल यही ट्रेंड रहेगा। सो लिथियम टू सीजियम, the stability of peroxide, superoxide and ozonides will be increasing। मगर अगर आपको ऑक्साइड्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो वो लिथियम का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब जो क्वेश्चन वहां पे एनटीए के मॉक टेस्ट में था वो ये था कि पोटाशियम ओजोनाइड डीकम्पोज करके क्या फॉर्म करता है। तो जो पोटाशियम ओजोनाइड है वो डीकम्पोज फॉर्म करके बनेगा KO2 + O2। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है। सो मैंने आपको ये भी यहाँ पे बता दिया, सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस। अब ये जो ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बने हैं तो वो कैसे बने हैं, जब ये अल्कली मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट किए। अब अगर तो एयर ड्राई एयर है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो ये ऑक्साइड्स ही फॉर्म होंगे। मगर अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो, उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो ये ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स आगे फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके ये फॉर्म करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो भी मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, चाहे वो ऑक्साइड हो, चाहे वो परऑक्साइड हो, चाहे वो सुपर ऑक्साइड हो, सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके आगे हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास M2O है, वाटर के साथ रिएक्ट करके MOH फॉर्म करेगा, राइट। और ये जो MOH है दिस इज हाईली अल्कलाइन इन नेचर, तो हम हमेशा उसको आयनाइज्ड फॉर्म में देखते हैं M+OH नेगेटिव। नेक्स्ट अगर हमारे पास परऑक्साइड है तो अगेन परऑक्साइड में भी क्या बनेगा, MOH। ठीक है, और अब उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। और अगर ये एक सुपर ऑक्साइड होगा तो सुपर ऑक्साइड के केस में भी हम देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा, मगर उसके साथ साथ H2O2 और O2 बनेगा। ये जो साइड प्रोडक्ट्स बने वो इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मोनो ऑक्साइड सिर्फ क्या फॉर्म कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। परऑक्साइड साथ में H2O2 फॉर्म कर रहा है, और अगर हम सुपर ऑक्साइड को देखेंगे तो H2O2 और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो साइड प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक वे बताती हूँ जिससे आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि क्या प्रोडक्ट साथ में बन रहा है।
तो एक इंपॉर्टेंट चीज बिफोर वी डू दैट वो ये है कि अल्कली मेटल्स अब ये मॉइस्ट एयर में भी टार्निश करते हैं, राइट। तो मॉइस्ट एयर में टार्निश करते हैं, तो उसका रीजन क्या है, ऑक्साइड्स तो बन ही रहे थे, ऑक्साइड्स के साथ साथ अब हाइड्रोक्साइड्स भी बन रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, तो कई बार ये मेटल ऑक्साइड्स आगे फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्ट करके कार्बोनेट्स फॉर्म कर लेते हैं। तो ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स फॉर्म हो रहे हैं मॉइस्ट एयर में और इसलिए हम इनको केरोसिन के अंदर रखते हैं। ओके तो प्लीज ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जरूर याद रखना कि अगर जो एयर ड्राई एयर है तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स वगैरह ही बनेंगे, ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, मगर अगर मॉइस्ट एयर है तो उस केस पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके ये प्लीज प्रोडक्ट जरूर याद रखना, अगेन ये पैसेज क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक और हैव एन एज सेक्शन जहां पे हम सीखने वाले हैं ये तीनों रिएक्शंस को याद करने का एक तरीका, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम एक लिथियम का एग्जांपल दें, क्योंकि लिथियम ने सिर्फ अपना मोनो ऑक्साइड ही फॉर्म करना है इसलिए हमने एग्जांपल लिथियम का लिया, ठीक है। तो लिथियम ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर विल बी फॉर्मिंग LiOH, क्योंकि वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा इसलिए हम इसको Li पॉजिटिव OH नेगेटिव लिखते हैं, अदरवाइज आप इसको LiOH भी लिख सकते हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब हम इसको कैसे याद रखें कि इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसके लिए प्लीज रिमेंबर कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स हैं ये सब क्या है, आयनिक इन नेचर है, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, आयंस में ब्रेक कर देते हैं। अगर आयंस में ब्रेक करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, लिथियम फॉर्म करेगा Li पॉजिटिव और ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन, और वाटर को भी हम ब्रेक कर सकते हैं SH आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। अब लिथियम का पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, LiOH, और H आयंस OH O2 नेगेटिव के साथ फॉर्म करके क्या करते हैं, वेल वो फॉर्म करते हैं वाटर, ठीक है। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, LiOH प्लस H2O। तो जब भी हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं वाटर में, वो हमेशा अपनी एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर में बहुत इजीली सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाटर भी है साथ में, मगर क्योंकि इधर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे वाटर था इसलिए हमने उसको प्रोडक्ट साइड पे नहीं लिखा, अदरवाइज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम लग गया कि मोनो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन इस हाइड्रोक्साइड की। ओके तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन है पेरोक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन, जिसमें हमने फॉर्म करना है हाइड्रोक्साइड और H2O2। इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम पेरोक्साइड का। तो सोडियम पेरोक्साइड क्या फॉर्म करेगा, NaOH और H2O2। तो अब हम इसको भी अगेन कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सोडियम फॉर्म करेगा Na पॉजिटिव आयंस और O2 के ऊपर क्या आएगा, 2 माइनस चार्ज, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा पर ऑक्साइड आयन, और ये हो गया सोडियम आयन, अगेन वाटर विल बी H आयंस एंड OH नेगेटिव। ऑलराइट, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 के ऊपर -2 चार्ज है, तो हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1, और वो -1 चार्जेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दोनों तरफ एक एक सोडियम के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो हम इसको उसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। तो O नेगेटिव के बीच में एक सिंगल बॉन्ड परऑक्सी लिंकेज, और इधर एक सोडियम इधर एक सोडियम, राइट। अब ये जो सोडियम है वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और इधर भी ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, NaOH 2 NaOH बन जाएंगे, और ये O नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, H2O2, राइट। So we will be having a hydrogen, a oxygen and a hydrogen. तो ये परऑक्सी लिंकेज अभी भी प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शंस आपको बिना याद किए आप कैसे लिख सकते हैं और वो गलती नहीं होगी आपकी। अगर आप वहां पे
सिर्फ क्रैम करके जाओगे इन रिएक्शंस को तो आप भूल सकते हो कि किसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मगर अगर इस तरीके से इसको याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पेरोक्साइड पे के एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं KO2 का वाटर के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अगेन बनना क्या चाहिए, KOH बनना चाहिए, साथ में H2O2 और O2 बनना चाहिए। तो हम अब KO2 को भी आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं। आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा K प्लस O2 नेगेटिव। अब एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -0.5 चार्ज, ठीक है। मगर आपको मालूम है कि ऑक्सीजन कोई भी जब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एक्चुअली में फ्रैक्शनल तो नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं। फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, O2 नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, O2 एक और O2 और 2 नेगेटिव चार्ज। हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को तो ऐसे ही रहने देंगे और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज दे देंगे। तो ये हमारे पास बना सिर्फ एक ऑक्सीजन और ये क्या बन गया, साथ में एक परऑक्साइड आयन, ठीक है। और अब अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अभी 2 ऑक्सीजन पे 0 है और इस पे कितनी है, -2। तो ये क्या हो गया, वेल ये हो गया सुपर ऑक्साइड आयन की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और साथ में रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पे पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। एक और चीज जो कि आपको एग्जामिनेशन में स्पेशली जेईई एडवांस में पूछी जा सकती है, तो अब आप इसको भी अंडरस्टैंड करते हो। अगेन जो पेरोक्साइड आयन होगा वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने सोडियम पेरोक्साइड के लिए किया, वो फॉर्म करेगा KOH और H2O2 और साथ में अब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी बन गई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आया रिएक्शन का, और ये आपको प्रोडक्ट्स को क्रैम करके नहीं ऐसे ही लिखने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट अब हम एयर के साथ रिएक्शन में एक और रिएक्शन देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, जो कि आप अपनी जूनियर क्लासेस से जानते हो कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। मगर जो नाइट्रोजन होता है प्रेजेंट इन एयर वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जनरली दिस इज इनर्ट। मगर हम क्या देखते हैं कि जो लिथियम है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन ऑफ द एयर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है लिथियम नाइट्राइड। क्योंकि लिथियम का जो साइज है वो एक्सेप्शनली स्मॉल है, तो वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके लिथियम नाइट्राइड फॉर्म कर सकता है। हालांकि वो जो नाइट्राइड है वो अनस्टेबल है, बट स्टिल भी ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अब ये जो लिथियम नाइट्राइड फॉर्म होता है दिस इज रूबी रेड इन कलर, और अगेन ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, -3 चार्ज, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइड आयन। वैसे भी आप याद रख सकते हो कि जहां पे भी एक आइड होता है, राइट, तो वहां पे हमेशा एक बाइनरी कंपाउंड होगा, 2 एलिमेंट्स वाला कंपाउंड होगा, और जो एनायन होगा उसके पीछे हम ये आइड लगाते हैं। तो नाइट्रोजन के पीछे आइड लगाया तो नाइट्राइड बना। तो इस तरीके से ये लिथियम नाइट्राइड बना। छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत हेल्पफुल रहती हैं इन द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। ऑलराइट, अब ये लिथियम नाइट्राइड आपको बताया कि अभी क्या है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये अनस्टेबल है, अगेन ये मॉइस्चर ऑफ द एयर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकता है और साथ में अमोनिया फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अमोनिया इज अ गैस, ये एस्केप कर जाएगी, अगेन लिथियम कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर दिया। और प्लीज डू रिमेंबर कि कोई भी अल्कली मेटल लिथियम के अलावा नाइट्रोजन ऑफ द एयर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर हाई प्रेशर हो कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम अजाइड फॉर्म कर सकता है, दैट इज NaN3। तो अब यहाँ पे ये जो N3 है दिस इज हैविंग अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, इसे हम बोलते हैं अजाइड आयन। और ये जो सोडियम अजाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम यूज करते हैं एयर बैग्स इन द कार्स, राइट। तो ये एयर बैग इन द कार्स में इसे हम डालते हैं और ये सोर्स बनता है एक बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन की गैस उस
बैग के अंदर फिल हो जाती है जब भी कोई जर्क लगता है, और वो हमें प्रिवेंट करता है कोई भी एक्सीडेंट से। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम और बेटर डिस्कस करेंगे जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली को स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन की प्रेपरेशन को स्टडी करेंगे। वहां पे अगेन ये सोडियम अजाइड आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया बिकॉज आपको आगे इसको पढ़ना है। तो कोशिश कर रही हूं मैं आपको जो भी रिएक्शंस आपको आगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़नी होंगी वो अगर यहाँ पे आ रही हैं तो आपको साथ साथ में बताती जाऊं, वो डबल रिवीजन होगी तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, an alkali metal M's form a compound X in air which on reaction with water forms a compound Y and ammonia gas is released. What is M, X and Y? ठीक है, तो आई होप ये आसान है आप लोगों के लिए कि अल्कली मेटल जो कि एयर के साथ रिएक्ट करके फिर आगे फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करेगा, वो सिर्फ एक ही अल्कली मेटल हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी लिथियम। तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्म करेगा और नाइट्राइड वाटर के साथ आगे लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ठीक है, तो अगर इन केस आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर मॉइस्ट एयर है तो मॉइस्ट एयर के साथ लिथियम के केस में क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर में लिथियम क्या क्या फॉर्म करेगा, एक तो ये अपना मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये जो मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा, और साथ ही में ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड भी फॉर्म करेगा, और नाइट्राइड से भी आगे लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो नेट टोटल रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो ये आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गई अब थर्ड रिएक्शन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, और ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? वेल ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने लेक्चर नंबर 1 में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे थे, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो वहां पे हमने ये सीखा था कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं और वो हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, इसलिए ये होते हैं अल्कली मेटल्स। तो इसका मतलब है हो क्या रहा है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की वाटर के साथ रिएक्शन और वो इन एलिमेंट्स को उनका नाम दे रहे हैं। तो वेल ऑब्वियसली ये रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, राइट? तो और अब आपको इससे हमेशा ये भी याद रहेगा कि अल्कली मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, सो अल्कली मेटल्स दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन याद रखते हैं कि दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होता है। जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, अब ये कोल्ड वाटर प्लीज हमेशा याद रखना कि अल्कली मेटल्स इतने रिएक्टिव हैं कि वो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। अगर हम और मेटल्स देखें तो और मेटल्स भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं। और ये रिएक्शंस आपने कब स्टडी की थी, जब आपने हाइड्रोजन की प्रेपरेशन को स्टडी किया था। वहां पे हमने मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर को डिटेल में स्टडी किया था अंडर 3 हेडिंग्स, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद हॉट वाटर, रिएक्शन विद स्टीम। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और वाटर कोल्ड होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मगर अगर वो वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो गया, हॉट हो गया, या वाटर एज स्टीम रिएक्ट कर रही है विद मेटल्स, तो हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ये एक ट्रिक है जो कि आप उन रिएक्शंस को याद रखने के लिए अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा मेटल्स जब भी रिएक्ट कर रहे हैं और वो मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, वही सिर्फ हाइड्रोजन को इवॉल्व कर सकते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। सो इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन की रिएक्शंस मैंने आज आपके साथ ही में डिस्कस कर दी।
ऑलराइट, तो अल्कली मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और वो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को इवॉल्व करेंगे, और ये जो रिएक्टिविटी है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है रिएक्शन। दिस बिकम्स वायलेंट एज वी डिसेंड डाउन द ग्रुप। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन देखोगे तो लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, स्लो रिएक्शन होता है उसका वाटर के साथ। अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि बच्चे लेबोरेटरीज में खेलते हुए ये कर लेते हैं, शैतानी करते हैं कि सोडियम का मेटल उनको दिया जाता है और वो क्या करते हैं उसको पानी में ड्रॉप कर देते हैं, और वो पटाख से एक बहुत विगरस रिएक्शन होता है। ओके, सो प्लीज डू नॉट एवर डू दैट, वो डेंजरस हो सकता है। तो सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन बहुत एक विगरस रिएक्शन है, इसीलिए वाटर के साथ बड़ा कॉशियसली हम उसको यूज करते हैं। और इनफैक्ट अगर हमें उसको स्टोर करना है तो वी आर स्टोरिंग इट अंडर केरोसिन। तो हमने 2 पॉइंट्स को सीख लिया कि हम अल्कली मेटल्स को वाटर के अंदर स्टोर नहीं करते हैं, हमें उनको एयर के साथ एक्सपोजर को प्रिवेंट करना होता है, इसलिए हम उनको केरोसिन के अंडर स्टोर करते हैं। बाकी अल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलर ही हमें बिहेवियर शो करना है, क्योंकि सारे के सारे वाटर और एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप पोटेशियम और वाटर की रिएक्शन देखोगे तो ये इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन है कि ये इवन एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और अगर आप रुबीडियम और सीजियम पे जाओगे तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ठीक है, सो ये है इसका रिएक्शंस कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है। तो वो रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज करती जाती है? वेल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसे अभी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये एक लाइन गिवन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल्दो लिथियम दिस हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दैट इज -3.04 वोल्ट, इट्स रिएक्शन विद वाटर इज लेस विगरस देन दैट ऑफ सोडियम which has the least negative electrode potential value of -2.714 volt among the alkali metals। और इसका रीजन भी गिवन है, वो भी अभी आपको बताती हूँ, और आपको इससे एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा है कि लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, वो सबसे ज्यादा है। ऑलराइट, मगर फिर भी उसकी वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो उतनी तेज नहीं है जितनी कि उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है? वेल, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, मगर अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो और आपके लिए क्लास 11 में ही इसको स्टडी करना है तो वेल इसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को स्टडी नहीं किया, आपको ये समझ नहीं है कि ये क्या है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है अगर आपको दिखाऊं तो ये आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पिछले 2 लेक्चर से टेबल देखते आ रहे हैं जहां पे एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन है, वहां पे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज भी मेंशन है। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, बट वो डेवलप होती है जब आप क्लास 12 में होंगे। ठीक है, बट मैं फिर भी एक लेवल बेस्ड कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि आपने रिडॉक्स को रिएक्शंस को स्टडी किया है, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझते हैं कि क्या होता है, तो मैं इस अंडरस्टैंडिंग पे लेकर आने वाली हूं आपको कि आप ब्रीफ आइडिया इसका ले सके और आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हम उसको आंसर भी कर पाए। ठीक है, तो जो आंसर गिवन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसके लिए वो ये है कि लिथियम का जो साइज होता है वो छोटा है और उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा होता है कि लिथियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो बहुत हाईली नेगेटिव है, बट स्टिल इट इज लेस रिएक्टिव विद वाटर। ऑलराइट, तो हम इसे अभी थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको ये लाइंस अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जनरली आप जहां पे भी ये देखोगे उसमें सिर्फ आपको दिस एज एन आंसर मिलेगा, आपको कोई भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आपके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है अगर आपको अपने एग्जामिनेशन में एक्सेल करना है। और बाकी के जो एलिमेंट्स है वेल दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर, मगर लिथियम अपनी रिएक्शन में स्लो है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो ये है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के टेबल में।
ठीक है, तो इसमें अब आप देख सकते हो कि जो लिथियम की वैल्यू है दैट इज -3.04, जो कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, राइट। उसके बाद सोडियम की जो वैल्यू है दैट इज -2.714, ये सबसे कम नेगेटिव वैल्यू है। और ऐसे सोडियम से अगर आप सीजियम जाओगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। ओके, तो हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म्स में, किस तरीके से हम ये वैल्यूज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये वैल्यूज कैसे आती हैं, ये सब कुछ आप क्लास 12th में समझोगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे गिवन है स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स E नॉट पर वोल्ट फॉर M+2M। अब ये M+2M से ही हम अंडरस्टैंड करते हैं इन वैल्यूज का मीनिंग। तो ये M+ से M का मीनिंग है कि हम ये M+ से M फॉर्म कर रहे हैं। तो M+ से M को फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस M+ को एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, तभी कैटायन का कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन का गेन मींस क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस, राइट। तो ये जो वैल्यूज गिवन है किस तरीके से कैलकुलेट की दैट इज अनदर थिंग, मगर ये जो वैल्यूज गिवन है ये सिग्निफाई क्या कर रही है, ये रिडक्शन प्रोसेस को, जहां पे एक मेटल आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉरस्पॉन्डिंग मेटल फॉर्म कर रहा है, और ये हमें डिनोट कर रही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे E नॉट रिडक्शन। ठीक है, और अगर यहाँ पे कहीं पे E नॉट रिडक्शन ना गिवन हो तो वो हमेशा E नॉट रिडक्शन वैल्यूज ही गिवन हुए होती है। अब अगर हम इसका ऑपोजिट करें कि हम M से M पॉजिटिव, ये इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मेटल M से M पॉजिटिव बन रहा है, मेटल M से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तभी M पॉजिटिव बनेगा, तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू गिवन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E नॉट ऑक्सीडेशन हम उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। और क्योंकि ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के रिवर्स हैं, M पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो M बनेगा, M एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो M पॉजिटिव बनेगा, तो वेल ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम रहती है, सिर्फ जो रिडक्शन में जो साइन है उससे ऑपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन बन जाता है। अगर लिथियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.04 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 3.04। इसका मीनिंग क्या है, E नॉट ऑक्सीडेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ E नॉट रिडक्शन। ये सब कुछ आप लोगों ने क्लास 12th में स्टडी करना है, डू नॉट वरी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तब आ जाएगी आपको। ऑलराइट, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स या टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, जबकि E नॉट ऑक्सीडेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो जो एलिमेंट है उसकी लीस्ट टेंडेंसी होगी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, और अगर हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, उसका मीनिंग क्या होगा, मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्योंकि लिथियम के केस में आप देख रहे हो कि हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, और इसका जब पॉजिटिव साइन बन जाएगा तो ये हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की भी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि लिथियम की मिनिमम टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और मैक्सिमम टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। सो लिथियम हैविंग द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू, दिस मींस कि दिस हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब लिथियम से लिथियम आयन बनना इन सब में से सबसे ज्यादा आसान। अब आप लोग अभी यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल के साथ इसको कंफ्यूज करने वाले हो, क्योंकि आप लोगों ने स्टडी किया है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज कर सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज कम होती है। हम अभी वहां पे आएंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एक्सक्यूज मी। मगर अगर हम अब इसको वाटर के साथ रिएक्शन की टर्म्स में कंपेयर करें, क्योंकि हमें देखना है कि वाटर के साथ लिथियम की रिएक्शन कैसे हो रही है, तो लिथियम को आपने वाटर में डाला,
ठीक है, तो बनेगा क्या, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 बनेगा। तो यहाँ पे लिथियम से भी अगेन क्या बन रहा है, Li पॉजिटिव। ये भी क्या था, Li पॉजिटिव लिथियम से बन रहा है। तो असेंशली ये आप कह सकते हो कि सेम ही प्रोसेस यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस वैल्यूज पे जाएं तो इसका मतलब कि लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना सबसे ज्यादा आसान आउट ऑफ ऑल दीज मेटल्स, और इसका मतलब है कि लिथियम की वाटर के साथ रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा इजीली होनी चाहिए, राइट। और इसमें हमने एक्सपेरिमेंटली अभी क्या स्टडी किया था कि लिथियम अपनी वाटर के साथ रिएक्शन में सबसे स्लोएस्ट है, और डाउन द ग्रुप इवन इतना फास्ट हो जाता है कि सीजियम तक आते हुए ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है, right? Lithium should be the most reactive with water, but we find it to be the slowest in reaction with water. Why? तो ये आपका बन गया एक्चुअली में क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारे पास ये हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज लिथियम की ये सजेस्ट कर रही हैं कि उसकी वाटर के साथ रिएक्शन सबसे तेज होनी चाहिए, मगर वो नहीं है, राइट। तो अब आप आई होप क्वेश्चन समझ गए कि क्वेश्चन क्या है। तो अब मैं आप इसका आंसर समझाती हूँ कि आंसर क्या है। सो हमारे पास जो रिएक्शन है कि कोई भी एक अल्कली मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो अल्कली मेटल किस फॉर्म में होगा, वो एक सॉलिड के फॉर्म में होगा। जब आप उसको वाटर में डालोगे तो ये जो M पॉजिटिव आयंस हैं जो कि अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में है, वेल ये एक्वस फॉर्म में है। ये वाटर के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, राइट। तो इनकी हाइड्रेशन हो चुकी है। तो हम इसको अगर मेटल की टर्म्स में लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेटल सॉलिड is producing M positive aqueous hydrated ions and a loss of an electron। तो ये इस वाटर के साथ रिएक्शन में हो रहा है। अब हम इसको हेस्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ रिएक्शंस में स्प्लिट अप करते हैं सो दैट कि हम इस अंडरस्टैंडिंग को बेटर डेवलप कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं कि मेटल एक सॉलिड है, उसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू मेटल इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हीट आपको करना पड़ेगा कि सॉलिड में जो मेटल के एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड्स हैं हम उनको ब्रेक कर सकें और वो बन सके फ्री मेटल एटम्स इन द गैसियस फॉर्म। उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या तो आप उसको सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलोगे क्योंकि सॉलिड से डायरेक्टली गैस फॉर्म कर रहे हो, या हम उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ के सारे मेटल के एटम्स को फ्री किया, ठीक है। तो ये हो गया हीट ऑफ एटमाइजेशन, और यहाँ पे हम इस एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, मेटल को हीट कर रहे हैं, ओके। अब उस मेटल के जो गैस के एटम्स बन गए, अब उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ये बनेगा M पॉजिटिव, और ये वैल्यू हीट की क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन, वेल दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या पहुंचना है यहाँ पे, एक्वस तक। इसका मतलब है कि हम इन मेटल के गैसियस आयंस को वाटर के साथ रिएक्ट करके M पॉजिटिव एक्वस फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रेटेड मेटल के आयंस फॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होने वाली है इन द हाइड्रेशन प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। अब इसका मतलब ये है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी वो हीट है जो कि हमें सप्लाई करनी पड़ रही है, जबकि हाइड्रेशन एंथैल्पी वो हीट है जो कि प्रोसेस में रिलीज हो रही है। और तीनों का अगर हम सम टोटल करें तो दैट विल बी द टोटल एंथैल्पी चेंज, राइट। अब ये टोटल एंथैल्पी चेंज में क्या हो रहा है, वेल ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेटल सॉलिड से मेटल एक्वस आयंस का फॉर्मेशन या मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन के प्रोसेस को सिग्निफाई कर रहा है। और अभी हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को देखा वो भी यही सिग्निफाई कर रही थी कि जितना भी वो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो बता रहा है कि वो मेटल किसने आसानी से या मुश्किल से ये रिएक्शन को प्रोसेस कर रहा है। तो इसका मतलब है वो दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज भी और साथ में यहाँ पे टोटल एंथैल्पी चेंज भी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ऑलराइट। अब सोडियम का जो साइज है वो एक छोटा साइज है,
सोडियम का सोडियम का नहीं, लिथियम का। तो लिथियम का जो साइज है वो सबसे छोटा साइज है। उस छोटे साइज की वजह से उसकी जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है वो भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। मेटालिक बॉन्ड्स जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, तो हमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। सिमिलरली छोटे साइज की वजह से लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज डिक्रीज करते हैं, और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज छोटा है तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है एज द आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। मगर यहाँ पे उस छोटे साइज की वजह से लिथियम के केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्सेप्शनली हाई होती है। सो सोडियम से अगर आप सीजियम को देखोगे तो वो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, जबकि लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है। ओके, तो है क्या कि यहाँ पे दो तरह से आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, हाइड्रेशन एनर्जी हीट इवॉल्व हो रही है, जो कि लिथियम के केस में ज्यादा ही इवॉल्व हो रही है। तो सम टोटल अगर आपको ए वाला रिएक्शन करना हो तो वह सबसे पहली चीज है कि आपको एक मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो हर केस में आपको एटलीस्ट एनर्जी सप्लाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, heat has to be supplied for this reaction, so delta H has to be positive. मगर लिथियम के केस में ये वैल्यू सबसे कम आएगी। ये जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी टोटल एंथैल्पी चेंज, दैट विल बी द लोएस्ट फॉर लिथियम, एंड दैट इज लोएस्ट फॉर लिथियम बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू। अगर आप सिर्फ इन दोनों टर्म्स को देखो कि हीट सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, वो लिथियम के केस में सबसे ज्यादा होगी और डाउन द ग्रुप वो कम होती रहेगी। ठीक है, मगर अगर आप हीट सप्लाई की वैल्यू देखोगे तो हीट सप्लाई आपको कितनी करनी पड़ेगी, वेल सोडियम से सीजियम पे जाते हुए ये वैल्यूज हीट जो सप्लाई करनी पड़ रही है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, कम करनी पड़ रही है, मगर लिथियम के केस में ये लोएस्ट इसलिए हो गई क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो बहुत ज्यादा थी। ये दोनों की वैल्यू ज्यादा थी लिथियम के लिए सबसे ज्यादा, मगर हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हुई वो भी ज्यादा होगी, इसलिए टोटल में जो एंथैल्पी चेंज है, जितनी हीट सप्लाई लिथियम के केस में करनी पड़ेगी, दैट इज द लोएस्ट। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वी गेट द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर लिथियम। ठीक है, तो लिथियम की जो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू। समझ में आया कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, और हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का मतलब ये है कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से लूज कर सकता है। ओके, समझ में आया। मगर अगर वो आसानी से लूज कर सकता है तो वाटर के साथ वो रिएक्शन में सबसे स्लो क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये तो समझ में आ गया कि वैल्यू ये ज्यादा क्यों है, मगर वो वाटर के साथ रिएक्शन में स्लो क्यों है? वेल, उसका आंसर ये है कि जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास एक मेटल सॉलिड है। उस मेटल सॉलिड में क्योंकि हीट ऑफ एटमाइजेशन हम हीट सप्लाई करेंगे, राइट, उसके बाद उसकी आयनाइजेशन होगी। तो ये दो पार्ट जो हैं, ये जो हीट सप्लाई करने वाले दो पार्ट हैं, ये सबसे पहले एक मेटल को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए हैं टू रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो हो क्या रहा है, टू रिएक्ट विद वाटर देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू सप्लाई। ये हीट आपको सप्लाई करनी है, और ये जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी लिथियम के केस में बन जाती है बिफोर इट कैन रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करने से पहले जितनी उसको एनर्जी चाहिए है वो ज्यादा है, इसलिए वाटर के साथ वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जैसे जैसे हम सोडियम से सीजियम जाते हैं उतनी ही ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जा रही है, इसलिए वो वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, I hope this is clear कि लिथियम के केस में because the heat of atomization and ionization enthalpy they are more, and this is what is activation energy, वो ज्यादा होने की वजह से वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्शन इतनी विगरस नहीं होती। एक बारी अगर वो
गैशियस मेटल एटम बन गया, लिथियम का आयन बन गया, तो वो वाटर के साथ जल्दी से हाइड्रेट करके एनर्जी रिलीज कर देगा। इसलिए एक बारी आपने इसको वाटर में डाल दिया, तो लिथियम और वाटर में डाल दिया और ये लिथियम एक्वस आयंस बन गए। इसको अगर आप किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, मगर यहाँ पे इस रिएक्शन में ये लिथियम और वाटर की रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। सो अब आई होप आप लोग इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ गए कि लिथियम का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सबसे हाई है, उसका जो ऑक्सीडाइज करने, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है, जो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कि जो लिथियम है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होंगी, राइट। तो उसकी लिथियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होंगी बिकॉज वो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि ये हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज सिग्निफाई करती है। इसको हम अगेन नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करेंगे, ओके। मगर इट इज लेस रिएक्टिव टू रिएक्ट विद वाटर बिकॉज उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हाई होने के बावजूद उसका जो साइज था वो बहुत छोटा था। तो कंबाइन करो सब फैक्टर्स को तो आपको इसका आंसर मिल जाता है कि नेगेटिव वैल्यू हाई इसलिए है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मगर वो वाटर के साथ लेस विग्रसली रिएक्ट करता है क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यूज वो लो है, ओके। अब नेक्स्ट चीज एक और इंपॉर्टेंट है कि दे ऑल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर्स लाइक एल्कोहल, गैसियस अमोनिया एंड अल्काइंस टू फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, C2H5 यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, so that will be C2H5ONA and along with that hydrogen will be released। तो इस तरीके की प्रोटॉन डोनर्स के साथ ये रिएक्शंस फास्ट होती हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, एक और चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आपके पास ये सोडियम है, सोडियम अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि लो है, सब अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, तो वो बहुत आसानी से अपना कॉरेस्पॉन्डिंग आयन फॉर्म कर लेते हैं। सो इससे Na पॉजिटिव फॉर्म कर लिया। अगर आपको कोई ये पूछे कि Na पॉजिटिव और Na में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो Na पॉजिटिव और Na में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, वेल यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसीलिए इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। बट इवन देन अगर आपको कोई ये पूछे कि सोडियम आयन और सोडियम में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो वो होगा सोडियम। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, जहां पे भी कोई 4 स्पीशीज होती हैं वो 4 स्पीशीज हमेशा ही अनस्टेबल होती हैं, इसीलिए ये 4 स्पीशी हमेशा आगे फर्दर रिएक्ट करना चाहती है। अब ये फर्दर रिएक्ट किसके साथ कर रही है, अल्कोहल के साथ कर रही है। तो वेल यहां से जब एल्कोहल के ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो Na पॉजिटिव के साथ प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये C2H5ONA बन जाएगा। तो ये इसका मीनिंग है कि दे ऑल्सो रिएक्ट विद अदर प्रोटॉन डोनर्स, वाटर इज ऑल्सो एक्टिंग एज वन ऑफ द प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है, तो अगर हम सोडियम को कहें कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो Na पॉजिटिव बन चुका था, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के साथ शेयर कर रहा है और बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। Okay, so that is what we mean over here. They react with other proton donors like alcohol, gaseous ammonia and alkynes to release oxygen. ठीक, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इस रिएक्शन विद वाटर के साथ बना क्या, रिएक्शन विद वाटर के साथ बने अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो हम इन सॉल्ट्स को साथ साथ में इसीलिए डिस्कस करते जा रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान है। तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर मेटल का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, राइट, और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। अब ये जो मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है MOH के अंदर, दिस इज वीक और वो ब्रेक कर सकता है टू फॉर्म M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इन सोल्यूशन। तो जब भी एक मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, अगर आप उसको वाटर में डाल दोगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने इसको वाटर के अंदर डाला तो वो क्या करता है, बहुत आसानी से आयनाइज कर जाएगा इनटू M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। अब OH नेगेटिव आयंस बन गए तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि वो क्या प्रोवाइड करेगा, बेसिक करेक्टर। ठीक है, इसीलिए जो सॉल्यूशंस है वो अल्कलाइन इन नेचर है।
अब ये जो बेसिक कैरेक्टर है इसका मतलब है वो कहाँ से आया, वो आया कि ये M पॉजिटिव बन गया। और ये M पॉजिटिव कैसे बनता है, जब ये इनके हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इसलिए M से M पॉजिटिव बनना आसान है। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ MOH, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स की वजह क्या है, तो उसकी वजह ये है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज लो है, वो आसानी से M पॉजिटिव फॉर्म कर लेते हैं और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंगली OH आयंस निकलेंगे। OH आयंस बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो बेसिक कैरेक्टर है देयरफॉर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अब ये भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि अगर आपको कोई बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड वीकेस्ट बेस होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपसे रिलेटेड हाइड्रोक्साइड से पूछी जा सकती है वो है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि लैटिस जैसे जैसे मेटल का आयन ज्यादा बड़ा होता है उतना उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ओके, और लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम देखते हैं तो दैट डीकम्पोजेस ऑन हीटिंग, वेयर एज द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स वो मेल्ट कर जाते हैं, डीकम्पोज नहीं करते हैं। ठीक है, और इसलिए क्योंकि वो डीकम्पोज नहीं करते हैं तो हम इनको इनकी फ्यूज्ड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में दे एक्ट एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक इनका यूज भी बन जाता है। लिथियम डाइहाइड्रोक्साइड डीकम्पोज कर जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स क्या होगा, अगेन लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम स्टेबल है और डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, जो कि आप याद रख सकते हो कि बेसिक कैरेक्टर का और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। अब एक और ऑर्डर आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स। आसान ये है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, वही सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का भी ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, सो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको भी एक ट्रिक भी बताऊंगी जो कि आपको जनरल किसी भी सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। बट बिफोर दैट आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी एक आयनिक कंपाउंड वाटर में कैसे सॉल्युबल होता है। इससे हमने स्टडी किया था जब हमने लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किया था। इन केस अगर आपने वो लेक्चर्स मेरे नहीं देखे, आपके वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप केमिकल बॉन्डिंग का प्लेलिस्ट में से लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के लेक्चर्स को प्लीज जरूर देखिएगा, और वहां पे मैंने सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को भी एक्सप्लेन किया है। फाइन, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, दिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। पहला है कि एक आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड को आयंस में ब्रेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक AB सॉलिड है तो उसमें A पॉजिटिव और B नेगेटिव है, कैटायन और एनायंस के अट्रैक्टिव फोर्सेस से वो बना हुआ है। वेल, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके उनको इंडिविजुअल गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी, और क्योंकि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा कि उनकी हाइड्रेशन होनी आयंस की, और अगर A पॉजिटिव आयंस है वाटर में रिएक्ट करके हाइड्रेटेड कैटायंस फॉर्म करेंगे, और B नेगेटिव आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड एनायंस फॉर्म करेंगे, और दोनों ही में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। सो डेल्टा H इज गोइंग टू बी नेगेटिव। राइट, अब जो solubility होती है किसी भी कंपाउंड की, दैट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। राइट, तो लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। मगर हमें जब सॉल्युबिलिटी को देखना होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये देखना है कि कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, लैटिस एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर है या हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि दोनों ही किस चीज पे डिपेंड करते हैं, चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी विल बी चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कि जैसे कि यहाँ पे लिथियम के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और लिथियम की जो लैटिस एनर्जी होगी वो भी सबसे ज्यादा होगी। राइट, तो अब कौन सी, अब एक
लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आपको हीट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हीट एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है। तो वेल ये लिथियम हाइड्रोक्साइड वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ये हमें समझ में नहीं आता वहां पे ऑर्डर को प्रिडिक्ट करते हुए। याद रखना पड़ता है, बस एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे आपको बता सकती हूँ, वो ये है कि इन जनरल आप ये देखोगे कि अगर आपके पास केटायन और एनायन के साइज का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, मैक्सिमम है, उस केस के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। मीनिंग ये है कि अगर आपके पास केटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है, या केटायन का साइज बड़ा है और एनायन का साइज छोटा है, उस केस में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ द फैक्टर्स हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी, इन जनरल जो आप ट्रेंड्स देखोगे उसमें आप देखोगे कि ये सॉल्युबिलिटी है। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन को हम एक छोटा आयन लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन को छोटा आयन लोगे, सीजियम का साइज बड़ा होगा, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम, मैक्सिमम विद सीजियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इनके बीच में साइज का डिफरेंस मैक्सिमम। अगर आप इसी तरीके से अगर कोई सल्फेट्स ले लोगे, कार्बोनेट्स ले लोगे, तो उसमें जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर सपोजिटली यहाँ पे मैं लिथियम सल्फेट टू सीजियम सल्फेट का आपको कहूँ कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो वह लिथियम का साइज छोटा और सल्फेट आयन बड़ा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, और अगर कहीं पे एक्सेप्शन आएगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, सो नेक्स्ट अब यहाँ पे अगेन मेटल हाइड्रोक्साइड से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको याद रखनी है वो आपको बताती हूँ, बट उससे पहले क्विक हम ऑर्डर दोबारा से लिख देते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड्स की डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, और सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। प्लीज डू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये ट्रेंड्स बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आते हैं एंड स्टिल बच्चे उनको गलत करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपने अपनी सेपरेट नोटबुक में लिखे हुए हो और ये आपको याद हो। सो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, जब वाटर को ऑक्साइड्स और वाटर की रिएक्शन से हम उनको ऑब्टेन करते हैं, सो दे आर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप उसको वाटर में डालोगे, वो अपना हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, और हाइड्रोक्साइड्स हमेशा डिसोसिएटेड इन नेचर होते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो alkali metals, hydroxide, they are the strongest of all bases, and they dissolve freely in water with the evolution of much heat on account of intense hydration. ठीक है, so I hope this is clear. सो इसके साथ हमारी ये आज की डिस्कशन यहीं पे फिनिश होती है। अब रह गया क्या, लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस। आप देखते हैं कितना कुछ अब इस लेक्चर में से सीख सके। तो 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आंसर करने हैं। एक और क्वेश्चन है बट उसका मैं आंसर आपको दे दूंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग पहले ही दे दी है कि आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। सो आई होप आप ही इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करेंगे। और मजे की बात यह है कि ये जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन कंबस्शन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम इन एक्सेस एयर, द मेजर ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिवली फॉर्म्ड आर। तो आई होप अब आप इसको भी बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है द मेटल दैट फॉर्म्स नाइट्राइड बाय डायरेक्टली रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज पोटाशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम। सो सिंपल, अगेन जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। कंसेप्ट्स अगर आपके बहुत अच्छे क्लियर हो तो वेल गलती की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेटल ऑन कंबस्शन इन एक्सेस एयर फॉर्म्स X. X upon hydrolysis with water yields H2O2 and O2. Again similar सा question है along with another product. The metal is going to be sodium, rubidium, magnesium and lithium. JEE Mains 2019 का क्वेश्चन। सो बहुत इंपॉर्टेंटली ये रिएक्शंस आ रही हैं सारे ही एग्जामिनेशन में, सो प्लीज इनको अच्छे से समझिएगा। मैंने बहुत टाइम लगाया है आपको इन चीजों को अच्छे से समझाने का कि आप इनको भूले नहीं।
सो लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, आप इसको खुद से ट्राई भी कर सकते हैं पहले. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फाइंड्स यूज इन ब्रीदिंग इक्विपमेंट एंड सेफ गार्ड्स the user to breathe in oxygen generated internally in the apparatus without being exposed to the toxic fumes outside. राइट तो ब्रीदिंग इक्विपमेंट के अंदर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को यूज किया जाता है और आपको बताना है वो क्यों. और वो जो ऑक्सीजन ये सप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे. द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ KO2, क्योंकि सुपर ऑक्साइड है तो ये ऑक्सीजन रिलीज कर देगा स्लो एंड स्टेडिली, या रिएक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड विद मॉइस्चर इन एक्सहेल्ड एयर, या रिएक्शन ऑफ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर. चॉइसेस 1, 2, 3 correct, 2 and 3 only correct, 3 is only correct, 1 and 2 are only correct, and 2 is only correct. And this is a Kerala PMT 2000 examination question. So मैं हर तरह का क्वेश्चन आपके लिए चूज कर रही हूँ कि आपकी बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन हो सके. तो वेल इसका जो आंसर है वो है बी चॉइस, कि सेकंड और थर्ड ऑप्शंस वो सही हैं. वो क्यों सही हैं? क्योंकि जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है. राइट, मॉइस्ट एयर जो कि बाहर निकल रही है दैट इज कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब ये जो वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो आप अब जानते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनना है और O2 रिलीज होगा. ठीक है, O2 के साथ ऑब्वियसली साथ में H2O2 भी रिलीज हो रहा है, बट ऑक्सीजन रिलीज होगा. इस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ कर सकते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, एंड दैट इज ऑल्सो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टॉक्सिक है उसको इनइफेक्टिव कर देता है. ठीक है, सो इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा जिसे हम यूज कर सकते हैं फॉर ब्रीथिंग. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया और आप जल्दी से अपने आंसर्स पहले 4 क्वेश्चंस के कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजने वाले हैं, सो दैट कि मुझे मालूम लगे कि आपने इस लेक्चर में से क्या कुछ गेन किया. अगले लेक्चर में हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जो सॉल्ट्स बनेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे और मजे मजे में पढ़ाई करेंगे. तो अगली बार मिलते हैं. प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें. बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो जल्दी से नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा. सो सी यू अगेन. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.